हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एंड आप अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी क्लास कैसी चल रही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो क्लासेस में। प्लीज़ कमेंट करें एंड देन बताएं, देन अकॉर्डिंगली अपने साथ में समझ पाएंगे कि ऑडिट क्लास को कैसे इम्प्रूव करना है, कुछ नई चीज़ लाना है, या फिर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ हमें बताएं कि अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्लासेस। तो आज अपने कवर करने वाले हैं जो भी केस स्टडीज है इंस्टीट्यूट के मैथ में, और जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो अपने आज सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगी कि ये जो अब क्लास देख रहे हैं, इससे पहले आप पहले जाके जो चैप्टर 1 का डिटेल जो हमने स्टडी करा था वो जाके क्लास आप कंप्लीट करें, इन केस आपने नहीं करा हुआ है, एंड देन ओनली ये वाला आप क्लास करें, देन आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। बिकॉज अपने क्वेश्चंस जो कवर करने वाले उसमें भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे जो अगर आपने पहले क्लासेस नहीं किए होंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जस्ट अ सेकेंड, तो अपने स्टार्ट करने वाले हैं। ये फर्स्ट टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग से तुम्हें क्या लिखा हुआ है, लाला जी भाई है, उन्होंने परचेज किया हुआ था कंपनी का शेयर, जो शेयर जो है वो लिस्टेड है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे है। एंड उस कंपनी का जो है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। हेल्दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हैविंग रोबस्ट टर्नओवर अच्छा है, लाइबिलिटी जो है डेट रिलेटेड वो कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है। उसके बेसिस पे लाला जी भाई हैं, वो क्या करते हैं, ऑन द बेसिस he is absolutely satisfied that money invested by him is safe and there is no chance of losing his money। तो लालू जी भाई को क्या लगता है, जो हमारा ऑडिट जो रिपोर्ट आया है उसमें ये सब जो है लो डेट है, टर्नओवर, उसके बेसिस पे उनको लगता है कि उनका जो पैसा है वो पूरा सेफ है एंड देयर इज नो चांस ऑफ लूजिंग द मनी। तो इन दैट केस अपना क्वेश्चन क्या है, डू ऑडिटेड रिजल्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंपनीज प्रोवाइड सच अश्योरेंस टू इन्वेस्टर लाइक लाला जी भाई, इज थिंकिंग ऑफ लाला जी भाई करेक्ट। चलिए आपका इसका आंसर आप लोग ही बताएंगे। अपने क्या पढ़े हुए थे, ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा हुआ था कि ऑडिटर क्या ऑलवेज प्रोवाइड करते हैं रीजनेबल अश्योरेंस, वो कभी एब्सोल्यूट अश्योरेंस और गारंटी नहीं देता है। तो इन दैट केस बताइए आंसर क्या होगा इसका। आंसर इसका होगा कि नहीं, ये जो लाला जी भाई सोच रहे हैं वो सही नहीं है। बिकॉज अपने को क्या होता है केस में अपना रीजनेबल अश्योरेंस होता है, कंप्लीट और गारंटी नहीं होती है। ठीक है, लेट्स गो डाउन। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें क्या है कि गुड्स डीड्स लिमिटेड कंपनी है, इज इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम डंपिंग ग्राउंड। इनका ये बिजनेस है कि रिसाइकिल करते हैं वेस्ट को। इसमें क्या है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट जोहा एंड जोहा जो कंपनी है वो ऑडिट करती है। उनको ऑडिटर्स को पता चला कि कंपनी हैज़ रिसीव्ड नोटिस फ्रॉम सेंट्रल ब्रांच ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर नॉट फॉलोइंग सर्टेन इन्वायरमेंट रेगुलेशंस। तो जो कंपनी है उसको एक नोटिस, लीगल नोटिस आया है कि ये रेगुलेशंस इन्वायरमेंट जो रिलेटेड है वो नहीं फॉलो करने से। और उसमें क्या लिखा है, पेनल्टी का अमाउंट बहुत ज़्यादा है कि इम्पोज्ड ऑफ हेफ्टी मॉनेटरी पेनल्टी ऑन द कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कंपनी इज येट टू रिप्लाई टू द नोटिस, जो नोटिस आया उसको कंपनी ने रिप्लाई नहीं किया। द ऑडिटर्स पॉइंट आउट दैट सेम इज नॉट स्टेटेड इन नोट्स टू अकाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है उसमें कंपनी ने नोटिस किया कि ये डिटेल्स जो है वो नोटिस का नहीं दिया हुआ। द कंपनी पॉइंट्स आउट दैट ऑडिटर्स आर गोइंग बियॉन्ड a scope of their work, does such matter fall within the scope of company। तो ये जो है अपना क्वेश्चन हुआ कि इतना जो हमने देखा कि एक लीगल नोटिस आया कंपनी को एंड देन कंपनी ने वो अभी रिप्लाई नहीं दिया एंड अकॉर्डिंगली वो कंपनी ने ये डिटेल्स जो लीगल नोटिस का है वो अपने फाइनेंशियल स्टेट नोट्स टू अकाउंट में नहीं दिया हुआ एंड ऑडिटर ने इसको पॉइंट आउट किया। तो इसमें क्या लिखा है, डज सच मैटर फॉल विद इन स्कोप ऑफ ऑडिट। चलो इसको समझते हैं। इसका रिप्लाई होगा कि यस, ये ऑडिट के स्कोप में फॉल करता है। बिकॉज ऑडिट के अपने स्कोप में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में जो पढ़े थे, इंक्लूजन में ये था कि ऑडिट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एज अ होल, लाइक इंक्लूडिंग नोट्स टू अकाउंट, सब कुछ लाइक P&L जो स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट होता है, बैलेंस शीट, सारे कुछ कवर आते हैं। एंड
एक और पॉइंट होता है कि जो लीगल और रेगुलेशन से रिलेटेड चीज़ें कंपनी इफ़ेक्ट करती है, ये इम्पॉर्टेंट है उसके लिए जो यूज़ करने वाले इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ है पता होनी चाहिए, बिकॉज ये कंपनी ही डील करती है रिसाइकल ऑफ वेस्ट में, एंड देन ये काम कर रही है कि लाइक नॉर्म्स जो है एनवायरमेंटल नॉर्म्स वो फॉलो नहीं कर रही है, एंड पेनल्टी का अमाउंट ज़्यादा है, तो ये जो इंटरनल यूजर है उनको पता होना चाहिए। इनका जो ऑडिटर्स ने पॉइंट आउट किया है कि ये नहीं किया वो करेक्ट है, एंड देन ये ऑडिटर्स के स्कोप में आता है। तो इसका आंसर समझ में आ गया। Going down, next is like a huge fire broke out in one of the KT Limited जो है उसमें हुआ। प्लांट एसेट्स जो बिल्डिंग मशीनरी था वो इंश्योर्ड था फ्रॉम ब्रांच ऑफ अ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी, जो भी प्लांट और फिक्स एसेट्स थे वो इंश्योर्ड थे। अपार्ट फ्रॉम एन इंश्योरेंस सर्वेयर हु वाज डिप्यूटेड फॉर असेसिंग लॉस, द रीजनल ऑफिस जो इंश्योरर था वहाँ पे उसने एक सीए को भी अपॉइंट किया वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के लिए। जो सीए था उसको ही वाज आल्सो रिक्वेस्टेड टू सबमिट एन अर्ली रिपोर्ट, तो सीए को बोला क्या कि रिपोर्ट भी सबमिट करने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और इस सब को देख के। क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, वुड द रिपोर्ट बाय सीए इन नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बताइए क्या है। 2 सेकेंड लीजिए एंड समझिए कि ये ऑडिट रिपोर्ट है, बिकॉज ये क्या चाहिए, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो कवर नहीं करता है, नहीं कर रहा है, तो अपने समझेंगे अपने स्कोप में कवर करे थे कि जब किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए टेस्टिंग होती है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक मोटिव के लिए, तो उसको ऑडिट नहीं बोल के अपने इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन से ये स्पेसिफिक जो फायर हुआ उसका टेस्टिंग कर रहा है, उसकी चेकिंग कर रहा है, तो एक स्पेसिफिक मोटिव है, तो इस केस में इसको इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे। एंड इसमें क्या करना है कि ये लॉस जो है उसको जेन्युइननेस को चेक करने आ रहा है ऑडिटर जो रिपोर्ट में प्रोवाइड करेगा, तो अगेन ये ऑडिट तो नहीं होगा, ऑडिट रिपोर्ट नहीं, इसको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहेंगे, ठीक है। तो इसका भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट जाएंगे ये केस स्टडी है। ए स्टडी में क्या है कि कुछ फ्रेंड्स है, रोहित, गुरप्रीत, अली एंड गोरेती, ये फ्रेंड्स हैं, वो अपने बेसिक आप रीड कर लेना किसमें सब सी इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स हैं, इनमें कुछ ने लाइव कोचिंग स्टार्ट किया, इन सब डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, एंड देन यहाँ पे क्या होता है कि गेट टुगेदर होती है उनकी डिस्कशन होती है किसी ऑडिट रिलेटेड टॉपिक्स पे, एंड देन उसमें आता है कि ये जो गोरेटी वाज रेगुलर इन कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑडिट रिजल्ट ऑफ कंपनीज, जो न्यूज़पेपर वो कवर करती है उसमें वो जिससे ऑडिटेड रिजल्ट जो उससे नॉलेज लेती है। उसका व्यू क्या था कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज गिव 100% गारंटी टू डिफरेंट स्टेक होल्डर। आप लोग ही बताइए, अभी जस्ट अपने कवर किए हैं, सही है कि नहीं, बट आगे जाके अपने रीड करेंगे, बट आपको समझ में आ गया हो कि अपने क्या डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या इज द मेन रीजन बिहाइंड so much reliance upon auditing, but she could not understand why wrong things in financial matter, ये सब हो गया। एंड देन गुरप्रीत जो है ऑल्सो उसका ओपिनियन था ऑडिट वॉज कंडक्टेड, बट गुरप्रीत जो एक फ्रेंड था उसका ओपिनियन क्या था, ऑडिट वॉज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल चेकिंग, अपने पढ़े हुए थे कि 100% चेकिंग पॉसिबल नहीं है। He was also of the view that audited financial statements are not a guarantee against probable wrongdoings in financial statement of the companies, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे जो अपने केस स्टडी देखी कुछ फ्रेंड्स का और उनके डिस्कशन का, उसके बेसिस पे हमारा कुछ क्वेश्चन है वो अपने क्विकली कवर करेंगे। First question is, Gurpreet was of view that audited financial statements are not a guarantee against probable wrongdoing in the financial matter of companies. What kind of assurance does audit of financial statement provide? तो अपने देख लिए कि ये गारंटी नहीं देते, दैट्स करेक्ट। तो इन दैट केस जो अपना ऑडिट अपनी जो कवर किए थे कि ऑडिट में क्या होता है, रीजनेबल अश्योरेंस मिलता था, 100% गारंटी तो नहीं देता, एब्सोल्यूट नहीं था, तो ये सी पॉइंट सही होगा।
और इसमें हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। फर्स्ट में क्या है, रीजनेबल है बट मॉडरेट लेवल नहीं। ऑडिटर अपने इनसे सारा कुछ टेस्टिंग करता है एंड देन जो उसके ऑडिट प्रोसीजर के बेसिस पे जो ओपिनियन डिराइव करता है वो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देता है। तो सारे में रीजनेबल एश्योरेंस तो है बट अपना पॉइंट आंसर इस पे डिपेंड करेगा कि क्या सेकंड पॉइंट क्या मॉडरेट है, इसमें लो है, इसमें हाई है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ये तो पूरा ही सही नहीं है, मॉडरेट एंड लो भी नहीं होगा बिकॉज हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करता है ऑडिट, बिकॉज ये ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद ही ऑडिटर रिपोर्ट देता है। सेकेंड क्वेश्चन इज Rohit added that auditor can force an employee of the company to provide him required information and document. Can he do so? जब अपने ऑडिट करने जाते हैं अपनी मैनेजमेंट और एम्प्लॉय को बोलते हैं कि नहीं नहीं आपको देना ही पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स, कैसे ही कैन जस्ट रिक्वेस्ट, राइट। अपने एक कवर भी करे थे कि बहुत बार सही ओपिनियन नहीं दे पाता है, एब्सोल्यूट ओपिनियन नहीं दे पाता ऑडिटर, बिकॉज ये भी एक लिमिटेशन में कवर हुआ था कि बहुत बार डॉक्यूमेंट्स जो पीपीसी चाहिए ऑडिट करने के लिए वो ऑडिटर को नहीं मिलते। तो अपने क्विकली कवर करते हैं चारों पॉइंट्स में क्या है। फर्स्ट क्या, ही कैन डू सो, फर्स्ट पॉइंट लिखा है ऑडिटर कैन फोर्स, तो यही पे अपने समझ गए इट्स नॉट करेक्ट, अपने फोर्स नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट क्या है, अगेन ही कैन डू सो देयर आर एक्सप्रेस राइट गिवन टू हिम इन दिस रिस्पेक्ट, कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ऑडिटर कैन फोर्स द एम्प्लॉय और द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, नो ही कैन नॉट डू सो, ही कैन ओनली रिक्वेस्ट for providing him the necessary information but it cannot be forced by him। तो ये पॉइंट सही होगा। क्विकली अपने फोर्थ पॉइंट भी चेक कर लेते। नो ही cannot do so, he has no right of seeking information and document, therefore question of forcing does not arise। ये भी सही नहीं है बिकॉज उनको जो ऑडिटर है उसको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए तो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि कोई राइट नहीं है, तो ये फोर्थ जो पॉइंट है वो भी सही नहीं है, तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। Coming to next question, Ali had listened to one of the classes that audit covers all aspect of an entity and conducted that each and every transaction of entity is verified by the auditor। ये आगे जाके अपने पॉइंट जो अपने ऑप्शंस उसमें कवर करें, बट आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या है। तो ये कवर करें, 100% चेकिंग तो नहीं करते, अपने क्या करते हैं ऑडिटर सैंपल बेसिस पे करते हैं। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो अली जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन नहीं वेरीफाई कर पाते जो ड्यू टू लिमिटेशन, जो अपने इनहेरेंट लिमिटेशन टाइमिंग एंड कॉस्ट का जो कवर करे थे उसके बेसिस पे ये। फिर जो लिखा हुआ है Goretti also seemed to be in agreement with him, but she was of the view that beside this, it also means that auditor should be so organized to cover all areas of the entity। Last point अपना question क्या है, which statement is appropriate in this regard। तो अपने तो ये समझ में आ गया तक अली जो है वो सही नहीं है, बिकॉज उसने बोला कि 100% जो ट्रांजेक्शन होगा उसको टेस्ट करेगा, तो बोलते हैं कि अली का व्यू इज करेक्ट, नो इट्स नॉट करेक्ट। गोरेटी है वो करेक्ट नहीं है बिकॉज क्या है, वो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, सीम टू बी इन अग्रीमेंट विथ हिम, जो वो बोल रहे हैं उससे अग्री कर रही है वो, तो नहीं, बिकॉज अली गलत है, तो ये गोरेटी भी जो उसका भी ओपिनियन जो है वो, उसका जो व्यू है वो भी सही नहीं है, तो सेकेंड पॉइंट वुड ऑल्सो बी इनकरेक्ट। C point is like view of both Ali and Goretti are correct, that is not true। D point would be correct because दोनों का ही जो व्यू है वो incorrect है, ठीक है। Let's talk about fourth question। All of them also discussed about benefit of auditing। अपने ये भी कवर किए थे ऑडिट का क्या बेनिफिट, which of the following is not a likely benefit of ऑडिटिंग। बहुत सारे बेनिफिट्स अपने कवर किए थे, इसमें बोल रहे हैं कि ये चार जो है उसमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है। फर्स्ट पॉइंट इज सिंस ऑडिटिंग इज कनेक्टेड टू फ्यूचर इवेंट, ऑडिटेड इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली रिलाइड अपॉन बाय द यूजर्स। अपने ये देखे थे कि ऑडिट जो होता है वो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बेस पे कवर की जाती है, तो इन दैट केस ये फर्स्ट पॉइंट सही नहीं है कि फ्यूचर इवेंट जो होता है वो बेसिकली नहीं होता है हिस्टोरिकल बेस और कभी इजीली रिलाइड अपॉन, तो ये फर्स्ट पॉइंट इज नॉट करेक्ट। सेकंड जो होता है लिखा हुआ एरर्स एंड और फ्रॉड्स में भी डिस्कवर ड्यूरिंग ऑडिट, दैट्स करेक्ट। ये ऑडिट जो ऑडिटर जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है उसमें ये एरर्स और फ्रॉड
डिटेक्ट हो सकती है। थर्ड पॉइंट इज द गवर्नमेंट ऑथोरिटीज कैन मेक यूज ऑफ ऑडिट अकाउंट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अपने एक पॉइंट कवर किए थे, अगर याद आ रहा होगा, कि टैक्स ऑडिट में गवर्नमेंट ऑडिटर अकाउंट्स का यूज करता है। लास्ट पॉइंट इज इट कैन हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट डिफिशिएंसी इन मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। अगेन जो ऑडिट प्रोसीजर्स होगा वो उसके बेसिस पे अपने बता पाएंगे ऑडिटर की ये डेफिशिएंसी है, ये चीज़ें कुछ सही नहीं चल रही हैं। तो इन चारों पॉइंट में आई वुड से कि फर्स्ट पॉइंट इज इनकरेक्ट एंड ये 3 पॉइंट जो है वो सही है। कमिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, Goretti told her friends that he had read a news report about how a company has misled its auditor by providing some फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स। ये जो पीबीसी जो प्रोवाइड किया, डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड किया और फाइल जो प्रोवाइड किया मैनेजमेंट ने ऑडिटर को, वो सही नहीं था, वो फैब्रिकेटेड था, गलत डॉक्यूमेंट्स। प्रो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सीम्स टू बी अप्रोप्रिएट इन दिस रिगार्ड। सो अपने को देखना है कि चारों पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट सही है। फर्स्ट ए इज it was wrong on the part of auditor to rely upon fabricated documents. He must have discovered it as the same first within the scope of his duties. अगर आपको याद होगा, आपने जब स्कोप एंड इंक्लूजन और स्कोप एक्सक्लूजन के बारे में डिस्कस किए थे, तो आपने देखे थे कि ऑडिटर इस ये में एक्सपर्ट नहीं होता है। ऑडिटर एक्सपर्ट नहीं होता है इन दैट केस। आई मीन ये ऑडिटर का एरिया नहीं है कि जो फैब्रिकेटेड का डॉक्यूमेंट्स का वो ऑथेंटिकेशन करे कि डॉक्यूमेंट सही है गलत है। तो इस केस में अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट क्या था, ऑडिटर की कोई गलती नहीं है बिकॉज ये मैनेजमेंट ने डेलिबरेटली जानबूझ के उसको गलत डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया। बी तो फर्स्ट पॉइंट तो अपना सही नहीं है। सेकंड के ऑल्दो इट वाज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर टू रिलाई अपॉन फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, he cannot do anything in this matter. He has to report on the basis of document provided to him. He has no duty in this regard. ये भी पॉइंट सही नहीं है कि ऑडिटर की कोई गलती नहीं। सी पॉइंट में पढ़ते हैं क्या है, ऑडिटर हैज टू कंडक्ट ऑडिट बाय एक्सरसाइजिंग प्रोफेशनल स्किल्स बट ही इज नॉट एन एक्सपर्ट इन डिस्कवरिंग जेन्यूननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अपने अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये हिज मैनेजमेंट consisting of dishonest person may have led him to rely upon fabricated documents deliberately. तो वही है कि ये मैनेजमेंट जो एम्प्लॉयज हैं वो जानबूझ के गलत डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया है। तो ये इसमें ऑडिटर की कोई गलती नहीं बिकॉज वो एक्सरसाइज करता है, प्रोफेशनल स्किल्स के बेसिस पे ऑडिट परफॉर्म करता है एंड ही इज नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस एरिया। तो सी वुड बी करेक्ट। लास्ट पॉइंट भी क्विकली कवर कर लेते हैं। मैनेजमेंट कैन नॉट मिसलीड ऑडिटर ड्यू टू हाई लेवल ऑफ नॉलेज एंड expertise possessed by him. The above is an outlier case, one of the rare odd cases. ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट बहुत बार करती है, ऑडिटर का वो नहीं होता है। नॉलेज है ऑडिटर को टेक्निकल एरियाज में, बट फॉरेंसिक का अपने को आइडिया नहीं है, डॉक्यूमेंट्स अपने नहीं देखते हैं कि क्या चीज़ क्या है। उसके लिए एक अलग आप पढ़ेंगे कि उसके लिए एक अलग टीम होती है, फॉरेंसिक टीम होती है, वो अपने ये सब चीज़ों पे ओपिनियन देती है। तो बहुत बार ऑडिटर जो होता है और एंगेजमेंट टीम्स जो होती हैं वो उनका हेल्प लेती है कि चीज़ों को चेक करने में। ठीक है, अपने ये देख लिए पॉइंट्स। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं ये जीवा प्रोडक्ट इज अ पार्टनरशिप फर्म। ये फर्म है, ट्रेडिंग करती है कुछ डिज़ाइनर ड्रेस का। JJN कंपनी इसकी ऑडिटर है, जो ऑडिट करता है डॉक्यूमेंट्स। एंड देन क्या लिखा हुआ है, दे कैरिड आउट सैम्पल चेकिंग। ऑडिटर का अपने डिस्कस कर रहे थे कि ऑडिटर मोस्टली सैम्पल चेकिंग करते हैं, तो इस केस में भी JJN कंपनी ने सैम्पल चेकिंग परफॉर्म किया है, परचेज ट्रेस बिल्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह को किया है। एंड देन ऑडिटर was submitted to the firm giving an opinion that financial statement reflected true and fair व्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो ये सब टेस्टिंग कर लिया ऑडिटर JJN कंपनी ने एंड देन ओपिनियन दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। ठीक है, बाद में क्या हुआ, हाउएवर लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट परचेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग ड्रेस फ्रॉम वन लोकेशन वाज आल्सो बुकिंग फेक परचेज ऑफ a small values by concluding with unethical dealers। जो एक बजट मैनेजर है वो क्या कर रहा था कि अनएथिकल डीलर से वो करके फेक परचेज बुक कर रहा था। पेमेंट जो हो रहा था वो बट क्या हो रहा है, पेमेंट का क्या बात बोल रहा है, ये पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेमेंट टू दिस डीलर्स वेर ऑल्सो मेड इन कन्वेंस विद अकाउंटेंट के साथ मिल के थ्रू बैंकिंग चैनल। तो इसमें क्या देख रहे हैं अपने
कि 2 लोग परचेज मैनेजर एंड अकाउंटेंट जो है फ्रॉम बैंकिंग जो बैंक में डील करता है बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन में, वो दोनों मिला हुआ है एंड देन इसको लीगली जो अप्रोप्रिएटली ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑडिटर को ये चीज़ें नहीं पता। ये इट्स डिफ़िकल्ट राइट कि अपने जब सब कुछ बैंकिंग के थ्रू हो रही है तो ऑडिटर को कैसे सपना थोड़ी ना आएगा हमें कि ये चीज़ें दोनों मिले हुए हैं गलत कर रहे हैं। तो लास्ट पैरा में क्या बोलते हैं, द पार्टनर्स ऑफ द फर्म ब्लेम ऑडिटर्स फॉर फ्यूटल ऑडिट एक्सरसाइज। बोलते हैं कि तुमने सही से ऑडिट नहीं किया जस्ट बिकॉज तुमने ये निकाला नहीं, ये चीज़ें जो गलत हो रही हैं वो उन्होंने आपने पॉइंट आउट नहीं किया, आपने तो क्लीन रिपोर्ट दिया। क्वेश्चन इज, आर पार्टनर्स ऑफ फर्म करेक्ट इन देयर व्यू पॉइंट? इमेजिन एनी प्रोबेबल रीजन फॉर सच अ सिचुएशन। तो इसमें अपने क्या देख रहे हैं कि ये जो परचेज मैनेजर है एंड अकाउंटेंट जो दोनों मिल के ये चीज़ें कर रही है, फेक परचेज का जो है वो कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट वगैरह हो रही है। तो ऑडिटर जब टेस्ट किया था तो उसके पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए थे, डॉक्यूमेंट्स था, फिर पेमेंट की इंफॉर्मेशन थी, तो उसने ऑडिटर ने तो अपने सैम्पल चेकिंग किया और ये टेस्टिंग परफॉर्म की। तो अभी इसमें क्या सो हो सकता है कि कुछ जो एक रीज़न प्रोबेबल है कि सैम्पल चेकिंग किया, इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर लाइक 100% अमाउंट राइट, 100% ट्रांजेक्शन। तो वो छोटे छोटे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेक परचेज के स्मॉल वैल्यूज, तो हो सकते हैं वो सैम्पल के पार्ट ना हो एंड देन ये सैम्पलिंग में नहीं आया होगा टेस्टिंग में। तो ये एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा है कि ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंटरनल कंट्रोल पे ध्यान रखना। ये इसमें क्या है कि दोनों इंटरनल जो कंट्रोल है कि फिर ऐसे ऐसी चीज़ें नहीं हो, दोनों सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हो, चीज़ें का मैनेज परचेज मैनेजर अलग काम करे, अकाउंटेंट अलग काम रहे दोनों में। तो यहाँ पे क्या है, दोनों में मिल गया एंड ओवरराइड ऑफ कंट्रोल हो गया। जो कंट्रोल मैनेजमेंट ने लगाया हुआ था वो उसका ओवरराइड ऑफ कंट्रोल हो गया है बिकॉज दोनों मिलके ही अनएथिकल काम करे। तो इस केस में ऑडिटर की कोई गलती नहीं है, जो ब्लेम लगा रहे पार्टनर, दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, चलो कमिंग, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी 1 second। Okay, coming to this, the management of Exotic Tours and Travel Limited requests its auditor Raja and company to provide an assurance report on the financial statement for the first quarter of a year by skipping required detailed procedures। क्या बोल रहे हैं, एक टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी है, वो ऑडिटर को क्या बोल रही है, 6 मंथ्स जो हमारे हुए उसके बेसिस पे आप अश्योरेंस रिपोर्ट प्रोवाइड किए, बट डिटेल प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या है, कैन राजा एंड कंपनी जो ऑडिटर है प्रोवाइड सच अ रिपोर्ट? व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ अ रिपोर्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुड इट बी नेसेसरी फॉर देम टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इन सच अ केस? तो ये वाला अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा ये टॉपिक क्या है, अश्योरेंस इंगेजमेंट जो अपने कवर किए थे उससे आता है। तो ये क्या बोल रहे, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ईयर मतलब फुल ईयर का तो ऑडिट नहीं करवा रहे, बाय स्किपिंग रिक्वायर्ड डिटेल प्रोसीजर। तो अपने एक पॉइंट कवर किए थे कि रिव्यू प्रोसीजर, रिव्यू इंगेजमेंट रिव्यू अश्योरेंस जो है उसमें क्या करते हैं, अपने लिमिटेड टेस्टिंग करते हैं, उसमें डिटेल प्रोसीजर नहीं परफॉर्म करते। तो इसका आंसर क्या होगा, यस। फर्स्ट का आंसर वुड बी यस, राजा एंड कंपनी कैन प्रोवाइड सच अ रिपोर्ट बिकॉज ये एक आता है अश्योरेंस के में। व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ, इट वुड बी लाइक लिमिटेड रिव्यू or I would say review report. Next is, would it be necessary to for them to obtain sufficient appropriate? Yes, ये जो report provide करेगा limited review का, उसके लिए sufficient appropriate information चाहिए। तो इसका भी yes होगा। Second point question would be like review engagement, and third would be yes, it is required to obtain sufficient and appropriate audit evidence. And we have some, I think, at the end of, just a second, yes, we have some of the additional questions. So let's talk about this case. CA P Babu is conducted audit of financial statement of
क्विक बाइक प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी टेस्टिंग और ऑडिट कर रहे हैं सीए पी बाबू। ही वाज नॉट एबल टू ऑब्टेन एक्सटर्नल कंफर्मेशन जब फ्रॉम सर्टेन डेटर्स में आप आगे कवर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट। उसमें होगा कि जो डेटर्स होते हैं जिसको हमें पैसे मिलने होते हैं, तो उसमें एक ऑडिट प्रोसीजर्स है कि थर्ड पार्टी कंफर्मेशन डायरेक्टली ऑडिटर जाएगा, ऑडिटर रिक्वेस्ट भेजेगा डेटर्स को, एंड देन उससे बैलेंस जो है ईयर एंड पे या फिर जो भी डिटरमाइंड डेट है उस पे बैलेंसेस कंफर्म करेगा कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लाइंट दिखा रही है कि हमें इतने पैसे पर्सन से लेना है वो सही है कि नहीं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट एक्सटर्नल कंफर्मेशन। बट क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू एनी रीज़न जो ये ऑडिटर है उसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन वो नहीं ले पा रहा है, ड्यू टू सम प्रैक्टिकल डिफिकल्टी और मे बी XYZ रीज़न। हाउएवर सच अ प्रोसीजर इज मैंडेटेड अंडर वन ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यस, एक है एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बेसिस पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, उसमें लिखा हुआ है कि ये लेना it's required auditor data के लिए external confirmation. Next para is unable to obtain external confirmation from this data. He relied upon sale details of these parties. जिस डेटर्स को सेल हुआ था, ई इनवॉइसेस, ई बिल्स एंड ऑल्सो ट्रेस पेमेंट फ्रॉम दिस पार्टीज इन अ बैंक स्टेट। मतलब इसने ये जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं लिया उसके बदले में इन्होंने ऑडिटर ने ये सब प्रोसीजर परफॉर्म किया, जिसको पार्टी को जो जिसको हमने सेल करा था उसको उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है लाइक ई इनवॉइस, ई बिल, पे बैंक का डिटेल्स जो है वो भी चेक करा। नेक्स्ट क्या है, ही वॉज रीजनेबल सेटिस्फाइड विथ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। जो एडिशनल परफॉर्मेंस अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म किया उसके बेसिस पर उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स एंड ही वॉज रीजनेबली सेटिस्फाइड विथ दोज एविडेंसेस। Question: is there any other reporting duty cast upon him relating to not following a mandated procedure in one of the standards on auditing? तो इसमें क्या बोले कि कुछ है ऐसा ड्यूटी, तो अगर ये आप आगे जाके पढ़ेंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन की स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो उसमें लिखा हुआ है कि इन केस आप नहीं ड्यू टू XYZ रीज़न नहीं ले पा रहे हो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहे, तो इन दैट केस आपको क्या करना है कि अल्टरनेट प्रोसीजर जो इस केस में इन्होंने किया कि उससे जो इनवॉइस चेक किया, ई बिल चेक किया, बैंक रिलेटेड डिटेल्स देखी और एनी अदर कोई परचेज ऑर्डर वगैरह होगा वो देखा, तो ये अल्टरनेट प्रोसीजर हुआ। तो इस केस में ऑडिटर का क्या ड्यूटी होता है कि अल्टरनेट प्रोसीजर को वो क्लियरली लिखे कि अल्टरनेट प्रोसीजर हुआ और ये प्रॉपरली डिस्क्लोज होनी चाहिए कि ये नहीं मिला, जिसके बेसिस पर उन्होंने अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म किया एंड सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस मिल गए थे। ठीक है, कमिंग टू केस स्टडी 2। एक प्राइवेट लिमिटेड है मी एंड यू, वो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड हुआ है। तो उसमें क्या है, द प्लांट ऑफ द कंपनी हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड प्रोडक्शन। बिकॉज न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है तो प्लांट जो है रिसेंटली प्रोडक्शन स्टार्ट की है विद द हेल्प ऑफ फंड प्रोवाइडेड अप बाय अ बैंक। मतलब उन्होंने पैसे की ज़रूरत थी, उन्होंने प्लांट लिया एंड देन प्रोडक्शन स्टार्ट किया, मशीनरी और ये सब। Further, the company is also utilizing working capital credit facilities from the same bank. उसी बैंक से जो कैपिटल रिलेटेड गुड्स जिसको हम बोलते परचेज मशीनरी खरीदने के लिए पैसे लिया था, उसी बैंक से डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल क्रेडिट फैसिलिटी भी लिया। ठीक है, इतना अपन समझ गए। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, जस्ट विद इन 6 months ऑफ इट्स ऑपरेशन the management feels that working capital funds are inadequate and situation is creating liquidity issues in the company. तो 6 months कंपनी स्टार्ट हो गया एंड देन पैसे की फिर से लग रही है मैनेजमेंट को कि हमें कमी है। ठीक है, कमी चल रही है पैसों की और इनको फिर से वर्किंग कैपिटल फंड की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट पैरा टॉक्स about like they did, they approached its banker, सेम बैंकर को, बिकॉज पैसे की फिर से जरूरत है 6 months बाद, तो what they did, the management of the company has approached its banker and requested for enhancement in working capital credit facility। जो पहले से चला आ रहा था क्रेडिट फैसिलिटी, उसी में इन्होंने एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट को बताया। तो बैंक मैनेजर क्या बोलते हैं, bank manager is insisting upon financial statement of the company for half year along with report providing assurance in this respect duly signed by the chartered accountant as audit is far away
अभी बिकॉज 6 मंथ्स ही हुआ है एंड देन आपने पढ़ा था कि बैंक और किसी कोई भी लोन देने से पहले श्योरिटी तो चाहिए कि हमारा पैसा वापस आएगा। तो क्या बोलता है बैंक के पास ये लोग है कि हमें एडिशनल फंड चाहिए, तो बैंक मैनेजर बोलते हैं कि ठीक है विल गिव एडिशनल फंड, बट उससे पहले हमें क्या चाहिए, सीए से ये रिपोर्ट चाहिए कि 6 मंथ्स का, और उसके बेसिस पे हम लोन का सोचेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रोजेक्टेड, और क्या मांगा, अभी तो 6 मंथ्स है, कमिंग ईयर्स में आपके कैसे फाइनेंशियल होने वाले, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे होने वाले, क्या क्या फाइनेंस और बैलेंस शीट में असेट लायबिलिटी का पोजीशन क्या है, वो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें प्रोजेक्टेड बेसिस पे बना के दे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर 6 मंथ्स का और कमिंग जो भी चीज़ें आने वाली है उसके बेसिस पे हमें बना के दे, देन विल थिंक अबाउट इट। ठीक है। द मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट क्या करते हैं, द मैनेजमेंट अप्रोचेस CAP जो ऑडिटर हु हैज़ क्वालिफाइड रिसेंटली एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, ठीक है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये आप समझ लीजिए। रिपोर्ट्स प्रोवाइड अश्योरेंस फॉर हाफ ईयरली रिजल्ट, ये CA को क्या बोल रहे हैं कि हमें हाफ ईयरली रिजल्ट का अश्योरेंस दीजिए। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शॉर्ट फ्रॉम CAP, मतलब प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना दीजिए। एंड द मैनेजमेंट प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, वो टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए। अज्यूम इन द एबव केस द कंपनी ओनली प्रोवाइड ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ड्राफ्ट प्रिलिमिनरी फॉर्म अलॉन्ग विथ, ये ड्राफ्ट दिया, ये फाइनल अकाउंट्स कंपनी ने नहीं दिया, मैनेजमेंट ने नहीं दिया, अलॉन्ग विथ अकम्पनिंग रिकॉर्ड्स फॉर द रेलिवेंट हाफ ईयर टू CAP, ठीक है, मतलब ये प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दी, ट्रायल बैलेंस और ड्राफ्ट स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड रिक्वेस्ट क्या करते हैं, ड्यूली साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रिपोर्ट फॉर म्यूचुअली अग्रीड प्रोफेशनल फीस। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आ गया कि बैंक लोन एडिशनल चाहिए, बैंक मैनेजर के पास जाता है, बैंक मैनेजर एडिशनल डिटेल्स मांगती है एंड देन उसके लिए फिर CA के पास जाता है, हमें ये चीज़ प्रोवाइड कीजिए। अब इस बेसिस, केस स्टडी के बेसिस हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए अपने कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज़ इंगेज्ड CA to issue signed report for half year. Which of the following standard, if any, should by CA are relevant to CAP? इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो अपने केस स्टडी कवर किए कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा नहीं मिला था, ड्राफ्ट मैनर में मिला था, ड्राफ्ट था, ट्रायल बैलेंस मिली थी, तो इसमें क्या करेगा, जो ऑडिटर प्रोवाइड करेगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट करके, प्रिपेयर करके, एंड देन वो प्रोवाइड करेगा बैंक को। तो इन दैट केस क्या होता है, इसको स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, ऑडिटिंग नहीं बोलेंगे बिकॉज ये टेस्टिंग नहीं करे, बिकॉज ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये मैनेजमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इस केस में आंसर C वुड बी अप्रोप्रिएट। For second question, which of the following statement is most appropriate in given case situation? Let's discuss about this options. Option A is CA can assist management in preparation of financial statement of the company, however issue of a report in such cases outside the scope of work. तो मैनेजमेंट को असिस्ट कर सकता है कि ठीक है ये वाला हो सकता है, बट इनमें इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट बोलते हैं। सेकंड पॉइंट अपने का देखते हैं, CA जो है कैन असिस्ट मैनेजमेंट प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एंड ही कैन इशू एन ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, ये भी हो सकता है, बट इसमें अप्रोप्रिएट क्या है अपने को ये देखना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। CA जो है कैन असिस्ट मैनेजमेंट प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एंड ही कैन इशू कंपाइलेशन रिपोर्ट इन दिस रेस्पेक्ट, बिकॉज ऐसा है नहीं है कि उसने फुल ईयर का ऑडिट परफॉर्म किया है, तो इसमें क्या होगा कि कंपाइलेशन रिपोर्ट, बिकॉज ट्रायल बैलेंस अलग है, ड्राफ्ट अलग है, तो उस केस में ये आंसर C वुड बी अप्रोप्रिएट। अपने फोर्थ पॉइंट भी क्विकली रीड कर ही लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपरेशन द कंपनी मैनेजमेंट CA कैन नॉट असिस्ट मैनेजमेंट, ये हो ही नहीं सकता, मैनेजमेंट को रिलेटेड सर्विस ऑडिटर जो है और आई वुड से प्रैक्टिशनर जो है वो देता है। प्रैक्टिशनर वो एक आता है, अपने इंगेजमेंट अश्योरेंस में अपने कवर किए ही थे कि मैनेजमेंट को भी बहुत बार पड़ती है ज़रूरत अदर सर्विसेज की, तो उसमें ये है कि फाइनेंशियल जो कंपनी कैन ये असिस्ट कर सकते हैं, हाउएवर ही कैन इशू अ रिव्यू रिपोर्ट, ये सही नहीं है, C वाला आंसर वो इज करेक्ट। कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, in the above scenario for issuance of signed financial statement for half year as discussed in the last paragraph, identify the most appropriate statement
आपने देखे थे कि ये स्टैंडर्ड और क्वालिटी कंट्रोल जो है वो रेलिवेंट होती है, तो इसमें क्या लिखा है, नॉट एप्लीकेबल, ऐसा नहीं है बिकॉज क्वालिटी रिपोर्ट किसको नहीं चाहिए। और तो सेकंड पॉइंट में फिर से लिखा है नॉट एप्लीकेबल, ये भी सही नहीं है। थर्ड में क्या लिखा है कि एप्लीकेबल टू सच अ टाइप ऑफ एंगेजमेंट, तो ये वाला सही होगा बिकॉज किसी भी टाइप का अगर अश्योरेंस क्या बोलते हैं रिलेटेड सर्विसेज देते हैं तो उसमें SQC जो क्वालिटी कंट्रोल वाला स्टैंडर्ड है वो एप्लीकेबल होगा। तो आंसर सी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट बैंकर्स। तो बैंकर क्या बोलते हैं, द बैंकर ऑफ द कंपनी हैज आल्सो रिक्वेस्टेड फॉर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने डिस्कस किया था, अभी तो 6 मंथ्स ही हुआ है, बट कमिंग ईयर्स का भी उसको डिटेल्स चाहिए होगा, ठीक है। Consider the management which of the following statement issued by this ICAR are relevant for P in such situation। अगर वो कमिंग ईयर्स का देते हैं, दैट इज अपने पढ़े थे श्योरेंस में एक कि प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चीज कवर होता है अश्योरेंस एंगेजमेंट में, अकॉर्डिंगली ये ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या डिस्कस करना है अपने को सपोज ये जो है ऑल्सो एक्सेप्ट वर्क ऑफ इशूइंग प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कमिंग ईयर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है वो एक्सेप्ट करता है। द मैनेजमेंट हैज प्रोजेक्टेड टर्नओवर, तो ये जो अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन लेके जो कमिंग ईयर्स की डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे इसमें प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल। तो इसमें क्या लिखा, मैनेजमेंट हैज प्रोजेक्टेड टर्नओवर ऑफ 100 crores इन द नेक्स्ट ईयर, 150 and 200 इन द फॉलोइंग ईयर्स रेस्पेक्टिवली। तो नेक्स्ट ईयर में क्या बोलते हैं, 100, 150 एंड देन 2 years मैनेजमेंट ने ये प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। एज कम्पेयर टू प्रेजेंट टर्नओवर 25 crores, अपने 6 months का जो टर्नओवर अभी 25, और 25 अगर पूरे साल का भी देखो तो 50 होता है फुल ईयर का। नेक्स्ट ईयर का 50 से सीधे 150 पे 100 पे ले गया, 100 से 150 एंड देन 150 से 200। तो इसमें क्वेश्चन के आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इन दिस सिचुएशन। तो अपने देखेंगे क्या क्या अपने पास ऑप्शन है। फर्स्ट इज CAP has to satisfy himself regarding the arithmetical accuracy of the projected data। बस यही है, नहीं है कि arithmetical accuracy ही देखना है, CA का काम ये भी है, और जो ये इस केस में CAP है उसका काम ये है जो ये कौन से बेसिस पे ये 100, 150 एंड 200 दिए, कोई ना कोई बेसिस होगा, राइट। तो बेसिस सही है कि नहीं, जो करंट ईयर का डेटा है उसके बेसिस पे उसके अकॉर्डिंगली ये हो रहा है कि नहीं कमिंग ईयर्स का प्रोजेक्टेड डेटा, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी CA को। तो बस ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ही देखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अपने को समझ में आ गया ऑप्शन बी इज नॉट, ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन बी। उसमें क्या लिखा, सी हैज टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग रीजनेबल ऑफ अजम्पशन अंडरलाइंग प्रोजेक्टेड एंड इट्स कंसिस्टेंसी विथ एक्चुअल, ठीक है, ये अपने समझ लिए। नेक्स्ट केस ये CA जो है उसका रिगार्डिंग अर्थमेटिकल अलॉन्ग विद इट्स प्रॉपर प्रेजेंटेशन टू बैंकर, ठीक है, मतलब एक्यूरेसी इसमें भी सही है, ये सब चीज़ें तो देखेंगे, बट इसमें क्या लिखा, मोस्ट अप्रोप्रिएट। लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट डी। CA जो है सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग रीजनेबल ऑफ अजम्पशंस, जो अपने देखे थे कि कौन से बेसिस पे सीधे 25, 50 से 100 गया, 150 गया, तो ये अजम्पशंस देखना है। इट्स कंसिस्टेंसी विथ एक्चुअल्स, जो अपना 25 है कैसे 50 हुआ, कौन से बेसिस पे, डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन। तो इस केस में अगर डी में देखोगे तो इसमें सब कुछ कवर किया हुआ है, रीजनेबल अजम्पशंस का भी किया हुआ है, फिर करंट का एक्चुअल कॉस्ट है उसके बेसिस पे कंसिस्टेंसी है वो भी देखा हुआ है, एंड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर सारी चीज़ें इसमें कवर की हुई हैं। बी सी ये सब भी करेक्ट है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट इज डी, बिकॉज बी में आप अगर देखोगे कि इसमें प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर का बात ही नहीं किया हुआ है। तो अगर कंपेयर करेंगे चारों में तो आप देखेंगे कि डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। ये वाला आप तभी पढ़िएगा जब आपने क्लासेस कर लिया हो, और इनकेस कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछिए हमसे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।